एक प्राचीन पेय पदार्थ जिसने की है पूरी दुनिया की यात्रा, और एक नए युग की दवा भी जिसके साथ जुड़ी है सेहत और फिटनेस। एक ऐसा ड्रिंक जिसका संबंध अनुष्ठानों से है या फिर दोस्तों और परिवार के एक साथ मिल बैठने का एक बहाना भी। मामूली सी ये चाय सचमुच कमाल की चीज है, और इस चाय के साथ बेहिसाब दास्तानें जुड़ी हैं। इसके हर सिप के साथ विज्ञान, परंपराओं, कला, केमिस्ट्री, विरासत और टेक्नोलॉजी का नाता है। तो इस गजब के पेय में ऐसी क्या खास बात है, और आधुनिक शोध किस तरह ये सुनिश्चित कर सकती है कि भविष्य में भी ये हमारे टेस्ट बड्स को लुभाती रहेगी? यही है आज का विज्ञान का सवाल। चाय के एक प्याले से ज्यादा ताजगी और कोई चीज नहीं दे सकती। आप इसे किसी भी रूप में, किसी भी फ्लेवर में या किसी भी एरोमा में पसंद क्यों ना करते हो, इसका हमारे शरीर पर फौरन सुकून देने वाला महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। और ये बात भारत से ज्यादा सच और कहीं नहीं होगी, क्योंकि यहाँ दुनिया में सबसे ज्यादा चाय पीने वाले लोग हैं। ऐसे में हैरानी नहीं कि भारत दुनिया के सबसे ज्यादा चाय पैदा करने वाले देशों में से एक है। चीन के बाद इसका दूसरा नंबर है, और चीन में ही हजारों साल पहले इसे खोजा गया था। ये है असम के जोरहाट में मौजूद पहाड़ी ढलान। इस राज्य में ही भारत में सबसे ज्यादा चाय पैदा होती है। असम की चाय पूरी दुनिया में जानी जाती है, और इसके अलावा और भी कई किस्में यहाँ उगाई जाती हैं। तो आखिर ये चाय है क्या? चाय चाहे काली हो, हरी, सफेद, पीली या ऊलोंग, ये सभी मिलती एक ही पौधे से हैं, जिसका नाम है कैमेलिया साइनेंसिस। असम की इन्हीं पहाड़ियों में 1823 में ब्रिटिश ऑफिसर मेजर रॉबर्ट ब्रूस को जंगल में यूं ही उगता एक पौधा मिला। सिंगपो जनजाति स्थानीय पेय बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करती थी, लेकिन मेजर ब्रूस ने पहचान लिया कि ये चाय है। तो इस तरह इस इलाके में चाय की खेती की समृद्ध परंपरा शुरू हुई। तब से सदियों से चाय के बागानों में इस जादुई पेय पदार्थ की खेती चली आ रही है। मैं अपने परिवार में चाय उगाने वाली दूसरी पीढ़ी से हूँ, तो चाय मेरे लिए कोई नई चीज नहीं है। बढ़िया गुणवत्ता की चाय उगाने के लिए आपको विज्ञान का सहारा भी चाहिए, और बेहतरीन चाय बनाने की कला भी आपको आनी चाहिए। चाय उगाने वालों की कई पीढ़ियों ने अपनी जिंदगियां इस शानदार कला को समर्पित की हैं। आज ये एक बहुत बड़ा उद्योग बन गया है, जहां इसकी खेती और इसका उत्पादन बेहद निखरी हुई कलाएं बन गई हैं। इस काम की शुरुआत सही किस्म चुनने, लगाने और उगाने से होती है। चाय की दुनिया में इन किस्मों को क्लोन्स या कल्टीवार्स कहा जाता है। टी क्लोन या कल्टीवार को लगाने के बाद ये करीब 50 साल तक उगता रहता है। इन पौधों को काफी देखरेख की जरूरत होती है। इन्हें मिट्टी में लवण, सही बारिश, नमी और तापमान के उपयुक्त संतुलन की आवश्यकता पड़ती है। चाय की पत्तियां चुनना भी अपने आप में एक नाजुक काम है। इस काम के लिए मशीनें नहीं होती, और इसे माहिर हाथ ही कर सकते हैं। और ये भी एक नियम होता है कि चाय की हर पत्ती को नहीं तोड़ा जाता। हर झाड़ी से सिर्फ 2 पत्तियों और 1 कली को ही तोड़ा जाता है। 21वीं सदी में चाय की मांग तो आसमान छू रही है, लेकिन इसकी आपूर्ति जलवायु परिवर्तन के कारण गंभीर रूप से प्रभावित है। ऐसे में नई चुनौतियां सिर उठा रही हैं। तो ऐसी स्थिति में विज्ञान किस तरह मदद कर सकता है? चाय उगाने वाले समुदाय के तौर पर हम ये चाहेंगे कि क्लोन्स की कुछ नई किस्मों पर शोध की जाए, जिन्हें चाय के बागानों में उगाया जा सके। इन किस्मों को सूखा झेलने लायक होना चाहिए, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये खतरा काफी गंभीर होता जा रहा है। इसके अलावा हम कीटों का मुकाबला कर सकने वाली नई किस्म भी चाहेंगे, जो चाय पर कीटनाशकों के प्रभावों को खत्म करने या घटाने में मददगार होगी। और सबसे बड़ी बात ये कि हम मिट्टी को और उपजाऊ बनाने के लिए नए तरीके जानना चाहेंगे, ऐसे पोषक तत्वों के जरिए जिनकी मात्रा कम हो लेकिन उनमें पोषण ज्यादा हो। यानी चाय पर शोध करने वाले लोगों के लक्ष्य स्पष्ट हैं। उन्हें इस उद्योग को जलवायु परिवर्तन का सामना करने संबंधी साधन मुहैया कराने,
कीटनाशक मुक्त कृषि समाधान देने, उत्पादन के उन्नत तरीके और मशीनरी प्रदान करनी है, और साथ ही चाय की नई किस्में भी, खासकर ऑर्गेनिक चाय, जो पूरी दुनिया में लोकप्रियता हासिल करती जा रही है। जहां तक इन इच्छाओं को पूरा करने की बात है, तो चाय उगाने वालों की ये इच्छाएं टी रिसर्च एसोसिएशन या TRA पूरा कर सकती है। इसे भारत के सबसे पुराने और सबसे बड़े चाय शोध संस्थान की नींव पर बनाया गया है। ये है टोकलाई एक्सपेरिमेंटल स्टेशन। ये भारत में चाय पर शोध का केंद्र है। टोकलाई एक्सपेरिमेंटल स्टेशन को फिलहाल टोकलाई टी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहा जाता है और ये 1 सदी पुराना संस्थान है। इसकी स्थापना 1911 में चाय उगाने वालों ने की थी। ये शायद ऐसे मुट्ठी भर शोध संस्थानों में से एक है जिसे चाय उगाने वाले यानी चाय उद्योग से जुड़े लोग और सरकार मिलकर चलाते हैं। 4, 5, 6 पंजे। 30। दिमाग तो हवाई जहाज है तेरा। नाना रॉकेट। हाँ रॉकेट। राकेट जी कहाँ? अम्मा खेत में आई है। जा रख ले। मुन्नी बीमार जो होने वाली है। बीमार? खुले में शौच करेगी, उस पे मंडराएंगी मक्खियाँ। फिर वही मक्खियाँ तेरे बनाए खाने पर बैठ उसे दूषित करेंगी और मुन्नी को बीमार। घर में शौचालय बनवा और इस्तेमाल कर। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। टोकलाई टी रिसर्च इंस्टीट्यूट या टोकलाई चाय उगाने और उत्पन्न करने वालों की जरूरतों को पूरा करने के लिए ही बनाया गया है। इसका प्रभाव 1000 से ज्यादा टी एस्टेट्स पर महसूस किया जाता है, जो भारत के पूरे उत्तर पूर्वी इलाके में 3 लाख हेक्टेयर से ज्यादा में फैली हुई हैं। बेशक टोकलाई 100 साल पुराना है, लेकिन भविष्य के साथ तालमेल बनाए रखने के सिलसिले में ये चाय उद्योग का सबसे अच्छा माध्यम है। हमारे देश में चाय की खपत बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हमारे देश में चाय की उत्पादकता और उसकी गुणवत्ता में दिन ब दिन सुधार आता जाए। इसलिए टोकलाई उन्नत विज्ञान से जुड़े अपने तमाम जरियों का इस्तेमाल करता है, चाहे बायोकेमिस्ट्री हो, बायोटेक्नोलॉजी, IT, रिमोट सेंसिंग और नए दौर के उपकरण। और इस सब की शुरुआत यहाँ होती है बोटानिकल गार्डन्स में। इन बागानों में भारत में मौजूद सबसे बड़े टी क्लोन्स या कल्टिवार्स का संग्रह पाया जाता है। हर किस्म में कुछ अनोखे गुण हैं। इन गुणों में अलग अलग फ्लेवर और अरोमा से लेकर सूखे और कीटों का सामना करना शामिल है। हर पौधे की मॉर्फोलॉजी या भौतिक गुणों का बहुत ध्यान से अध्ययन किया जाता है। टोकलाई के वैज्ञानिक तो और गहराई तक जाकर इनके जेनेटिक मटेरियल या जर्म प्लाज्म तक पहुंच जाते हैं। जर्म प्लाज्म दरअसल जीन्स का एक स्रोत है। हमने यहाँ खुश्क इलाकों से जर्म प्लाज्म चुने हैं। हम इन्हें इकट्ठा करके इनमें और सुधार करने के लिए इन्हें यहाँ प्लॉट करते हैं, ताकि ऐसे जीन्स को दूसरी किस्म में ट्रांसफर किया जा सके, जो बढ़िया तो है लेकिन जिन्हें सूखे का खतरा रहता है। जर्म प्लाज्म का अध्ययन करने का लक्ष्य नई किस्मों में ऐसे गुणों को शामिल करना है जिनकी चाय उद्योग को जरूरत होती है। पारंपरिक तौर पर ऐसा बागानों में क्रॉस ब्रीडिंग के जरिए होता है, लेकिन टोकलाई में इस प्रक्रिया को बायोटेक्नोलॉजी लैब में अंजाम दिया जाता है। मॉर्फोलॉजिकल अध्ययन के जरिए आप ये नहीं समझ सकते कि जेनेटिक मटेरियल के अंदर क्या है, और प्रतिरोध प्रदान करने के सिलसिले में जीन्स किस तरह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जीन के अध्ययन और मार्कर अध्ययन की मदद से आप इस चीज को आसानी से पहचान सकते हैं। मार्कर स्टडीज इसलिए की जाती हैं ताकि बायोटेक्नोलॉजिस्ट उन जीनों की सही पहचान कर सकें जिनकी वजह से कुछ खास गुण उत्पन्न होते हैं, जैसे कि सूखे का सामना कर पाना। बायोटेक्नोलॉजिस्ट्स ये अध्ययन भी करते हैं कि जीनों को किस तरह अभिव्यक्त किया जाता है, यानी जीन किस तरह फ्लेवर या अरोमा जैसे गुणों को जाहिर करने के लिए व्यवहार करते हैं। लेकिन इतने विस्तृत जेनेटिक अध्ययन का आखिर महत्व क्या है? महत्व ये है कि भविष्य के प्लांट ब्रीडिंग कार्यक्रमों में इससे मदद मिलेगी, जब जलवायु परिवर्तन से चाय की खेती पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। जब ऐसा होगा तो चाय उगाने वालों को ऐसी किस्में चाहिए होंगी जिनमें कई खास गुणों का मिश्रण हो और जो फिलहाल कुदरती रूप से मौजूद नहीं है।
भविष्य पर नजर रखते हुए टोक्लाई के वैज्ञानिक भारतीय कृषि के क्षेत्र में एक बिल्कुल नया आइडिया अमल में लाने की सोच रहे हैं। ये है ई-अग्रेरियनिज्म। लेकिन इसका मतलब क्या है? सरल शब्दों में ये है इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजीज और स्मार्ट गैजेट्स के जरिए खेती प्रणालियों को सशक्त बनाना। आइए एक उदाहरण लेते हैं। चाय उगाने वाले मिट्टी की बनावट को बहुत गंभीरता से लेते हैं। मिट्टी में नमी, पोषक तत्वों और पीएच यानी एसिड की मात्रा एकदम सही होनी चाहिए। इन मानकों की निगरानी के लिए उन्हें नियमित अंतरालों पर किसी लैब में मिट्टी के नमूनों के विश्लेषण की आवश्यकता होती है। लेकिन इसमें समय, पैसा और मानव श्रम लगता है। तो चाय उगाने वाले अक्सर ऐसा नहीं करते। लेकिन टोक्लाई में एक ऐसा प्रयोग हो रहा है जो इस स्थिति को शायद बदल कर रख दे। हम मिट्टी में सेंसर लगा रहे हैं, जैसे कि पीएच सेंसर, मिट्टी की नमी वाला सेंसर और तापमान वाला सेंसर। ये सेंसर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल भेज रहे हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए हम इन सिग्नलों को पैरामीटर यूनिटों में बदल रहे हैं। उन्नत कंप्यूटिंग समाधान और रिमोट सेंसिंग उपकरण कोलकाता के सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग या सीडैक और डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मुहैया करा रहे हैं। तो चाय बागानों के मालिक या मैनेजर बार बार और कम लागत पर इन चीजों की निगरानी कर सकते हैं और इससे वो समय, पैसा और मानव श्रम बच जाता है जो किसी लैब में विश्लेषण करने में लगता है। ई-अग्रेरियन दृष्टिकोण खेती के अन्य क्षेत्रों पर भी लागू होता है, जहां बागान मालिकों को फैसले संबंधी मदद या ऐसे इंटेलिजेंट सिस्टम्स की जरूरत होती है जिनसे वो खेत में महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। इस ई-अग्रेरियन कार्यक्रम में सेंसरों के अलावा हम बागान में कीटों की गतिविधि की निगरानी की भी कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए हम PTZ कैमरा इस्तेमाल करते हैं। ये एक पैन, टिल्ट और जूम कैमरा है। ये कैमरा बागान के कुछ खास हिस्सों की निगरानी 24 घंटे कर सकता है। ये किसी CCTV की तरह है जो घुसपैठ करने वाले कीटों पर 24 घंटे 7 दिन नजर रखता है। जैसे ही नुकसानदायक कीट नजर आते हैं, बागान मालिक उनके फैलाव से पहले ही फौरन कदम उठा लेते हैं। पहली बार बागान मालिक 300 से 500 हेक्टेयर के अपने बागानों के हर हिस्से में रात में भी कीटों की हरकतों पर नजर रख सकते हैं और ऐसा कैमरे की इंफ्रारेड योग्यताओं के कारण हो पाता है। धीरे धीरे हम सटीक खेती की दिशा में बढ़ते जा रहे हैं और हम पूरे बागान पर नजर रखने की बजाय धीरे धीरे अपना इलाका फैलाएंगे। लेकिन ये प्रयोग का बहुत ही शुरुआती चरण है। हमें जो नतीजे मिले हैं वो बहुत हिम्मत बढ़ाने वाले हैं, लिहाजा हम और नए प्रयोग भी करते जा रहे हैं। टोक्लाई 21वीं सदी के उपकरण इस्तेमाल करने के साथ साथ कीट नियंत्रण के सिलसिले में 100 साल के अपने अनुभव की मदद भी ले रहा है। ये न केवल उत्तर पूर्व भारत में बल्कि पूरे भारत के सबसे पुराने संग्रहालयों में से एक है। यहाँ कीटों की 20,000 से ज्यादा प्रजातियां हैं, जिनमें नुकसानदायक कीट और उनसे जुड़े अन्य कीट भी हैं। उत्तर पूर्व भारत में 1903 से यहाँ कीट संभाल कर रखे जा रहे हैं। टोक्लाई एक्सपेरिमेंटल स्टेशन के इंसेक्ट म्यूजियम में आपका स्वागत है। ये बहुत ही अनोखा संग्रहालय है। यहाँ एक ही छत के नीचे उत्तर पूर्व भारत में चाय के बागानों में पाए जाने वाले लगभग तमाम कीट मौजूद हैं। अभी तक चाय बागानों में कीटों की 200 से ज्यादा प्रजातियां मिली हैं और उन सभी को नम अवस्था में यहाँ सुरक्षित रखा गया है। कुछ कीटों को खुश्क अवस्था में भी रखा गया है। नुकसान पहुंचाने वाले कीटों के अलावा यहाँ ऐसे अन्य कीटों को भी संभाल कर रखा गया है जिन्हें हम अंग्रेजों के दौर से इकट्ठा करते आ रहे हैं। इस संग्रहालय में सिर्फ पुराने कीटों को ही संभाल कर नहीं रखा जाता। ये बाग मालिकों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो यहाँ मौजूद कीटों को देख उन कीटों को पहचान सकते हैं जिन्होंने उनके पौधों को अपना शिकार बनाया है। ये निशानियाँ शोधकर्ताओं को विकास प्रक्रिया से जुड़े महत्वपूर्ण सुराग भी मुहैया कराती हैं। हम हाल में मिलने वाले और पुराने दौर के कीटों की तुलना कर सकते हैं। जलवायु परिवर्तन और अन्य एंथ्रोपोजेनिक कारणों से भी कीट नए वातावरण के मुताबिक खुद को ढालते हैं। वो ऐसा कैसे करते हैं, ये हम इन दोनों प्रजातियों पर नजर डालकर देख सकते हैं। इन्हें 1903 में और अभी हाल में प्रिजर्व किया गया है। कीटों के लिए एक पूरा म्यूजियम ही समर्पित कर दिया गया है।
इससे पता चलता है कि चाय से जुड़े शोध में कीटों का अध्ययन या एंटोमोलॉजी कितनी महत्वपूर्ण है। टीआरए के जोशीले ई अग्रेरियंस की ही तरह कीट विज्ञानी भी कीट नियंत्रण के सिलसिले में भविष्य के लिए रणनीति बनाने की सोच रहे हैं। खास तौर पर एकीकृत कीट प्रबंधन यानी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के तहत रासायनिक कीटनाशकों पर निर्भरता घटाने का लक्ष्य रखा गया है। आजकल बागान मालिक एकीकृत कीट प्रबंधन नाम की इस अवधारणा को स्वीकारने के लिए बहुत उत्सुक है, क्योंकि असली समस्या होती है कीटनाशकों का बचा खुचा अंश। ये लोग जो भी कीटनाशक इस्तेमाल कर रहे हैं उससे चाय में समस्या पैदा हो रही है, क्योंकि इन कीटनाशकों का थोड़ा बहुत हिस्सा तैयार चाय में भी पहुंच जाता है, जो इंसान की सेहत के लिए नुकसानदेह है। इतना ही नहीं, हर कीट दिन ब दिन अपनी प्रतिरोध क्षमता बढ़ाता जा रहा है। लेकिन अगर बागान मालिक रसायनों और विषैली चीजों का इस्तेमाल घटाएंगे तो कीटों से कैसे निजात पाएंगे? वो ऐसा करेंगे फिर से बोटैनिकल गार्डन्स में लौटकर और ऐसे टी कल्टिवार्स ढूंढकर जिनमें कीटों से लड़ने की प्राकृतिक शक्ति होती है। हमने अभी बहुत से पौधों का सर्वेक्षण और उनकी पहचान की है जिनमें कीटों को रोकने की क्षमता है और जो इंसान की सेहत के लिए नुकसानदेह भी नहीं है। हम अब कुछ आंकड़े जमा करने की कोशिश कर रहे हैं और हमने कुछ पौधों का इस्तेमाल करने की सलाह चाय उत्पादकों को भी दी है। विषैले रसायनों को घटाने की कोशिश सिर्फ कीटनाशकों में ही नहीं, उर्वरकों में भी हो रही है। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? इसका जवाब है मिट्टी में छिपे ऐसे बेहद सूक्ष्म माइक्रोब यानी सूक्ष्म जीव जो नजर तो नहीं आते, लेकिन उनमें ढेर से पोषक तत्व होते हैं। ये माइक्रोब मिट्टी में नाइट्रेट और फॉस्फेट के स्तरों को कायम रखते हैं, जो चाय के उगने के लिए आवश्यक है। ये मिट्टी में नाजुक अम्लीय संतुलन को बनाए रखने में भी मदद करते हैं। कुछ माइक्रोब तो चाय के पौधों को ऐसी बीमारियों से जूझने में मदद भी करते हैं जिन्हें रसायनों के जरिए भी नहीं रोका जा सकता। टोक्लाई के माइक्रोबायोलॉजिस्ट इसी कुदरती खजाने को तलाशने की कोशिश में हैं। हम सूक्ष्म जीवी जैव कीटनाशकों यानी माइक्रोबियल बायोपेस्टिसाइड्स और जैव उर्वरकों यानी बायोफर्टिलाइजर्स दोनों पर काम करते हैं। हमने ट्राइकोडर्मा जैसी तकनीकों को विकसित किया है। ट्राइकोडर्मा मिट्टी की एक फंगस है। हमने इसे चाय वाली मिट्टी से अलग कर दिया और अब हमने इस टेक्नोलॉजी को पेटेंट भी करा लिया है। ये ट्राइकोडर्मा की मास मल्टीप्लिकेशन टेक्नोलॉजी है। टोक्लाई चाय के उत्पादन को पर्यावरण के लिहाज से एक जिम्मेदार गतिविधि बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आज लगाई गई चाय की झाड़ियों को 50 साल के अपने जीवन में आगे बड़ी कीमत चुकानी होगी, जब जलवायु में बदलाव होंगे। हो ये रहा है कि चाय की खेती वाले इलाकों में बारिश घट रही है और न्यूनतम तापमान बढ़ रहा है। पिछले करीब 96 साल में बारिश 200 मिलीलीटर से भी ज्यादा घट गई है और इसी अवधि में तापमान 1.4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया है। इससे कई इलाकों में चाय के उत्पादन पर बुरा असर पड़ रहा है। तो फिर कुदरत के वार का इंतजार क्यों किया जाए? टोक्लाई ने ऊपर से खुले विशेष चेंबर बनाए हैं जो टाइम मशीन जैसे हैं। ये टी कल्टिवार्स को भविष्य की जलवायु वाली अवस्थाओं से सामना कराते हैं। हम ऊपर से खुले हुए चेंबर वाली इस सुविधा का इस्तेमाल कर रहे हैं और एक चेंबर में हम कार्बन डाइऑक्साइड डाल रहे हैं। हम इनमें कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ाते जा रहे हैं। हम ये देखना चाह रहे हैं कि फसल पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए हम पहले मॉर्फोलॉजिकल पैरामीटर लेते हैं, फिर बायोकेमिकल और फिर फिजियोलॉजिकल। इन पौधों पर कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ असर पड़ता है। हम ये देखना चाहते हैं कि कौन सा क्लोन और कल्टीवार भविष्य की स्थितियों के प्रभाव को सकारात्मक रूप से दिखाएगा। आजकल हर कोई मीडिया के जरिए ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के बारे में सुन रहा है। तो सबसे पहला सवाल ये है, क्या इससे बागान प्रभावित होंगे या नहीं, और हम इसके लिए किस तरह तैयार होंगे? तो टीआरए में हम भविष्य की इन्हीं स्थितियों को ध्यान में रखते हुए परियोजनाएं विकसित कर रहे हैं। आपको शायद चाय बागानों के भविष्य की झलक तो मिल गई है। अब वक्त है चाय के कारखानों पर भी नजर डालने का। यहीं पर ये जादू होता है। यहीं कमीलिया साइनेंसिस नामक पौधे की पत्तियां चाय की अलग अलग किस्मों में ढल जाती हैं, जैसे कि काली, हरी, सफेद, पीली या ऊलोंग। लेकिन ये काम कैसे होता है? इसकी शुरुआत पत्तियों से अतिरिक्त नमी को निकालकर उन्हें सुखाने से होती है।
इसके बाद इन पत्तियों के साथ 2 तरीकों से असभ्य और कठोर व्यवहार किया जाता है। पत्ती को क्रश, टेयर और कर्ल करने वाली CTC मशीनों के इस्तेमाल के जरिए या पत्तियों को रोल और ट्विस्ट करने के पुराने तरीके के इस्तेमाल से। इन दोनों ही प्रक्रियाओं के जरिए चाय के एंजाइम और ऑयल रिलीज होते हैं और उनका सामना ऑक्सीजन से होता है। चाय के पूरे फ्लेवर और अरोमा को निकालने के लिए ऑक्सीजन से इसका सामना होना बहुत जरूरी है। इसके बाद फर्मेंटेशन नामक प्रक्रिया के जरिए इन पत्तियों का और ज्यादा ऑक्सीडाइजेशन होता है। कई घंटों के बाद इन पत्तियों का रंग हरे से बादामी हो जाता है। ऑक्सीडेशन प्रक्रिया को रोकने के लिए इन्हें आखिरी बार पूरी तरह सुखाया जाता है। फिर इन ग्रैन्यूल्स को इनके आकार के मुताबिक छांट कर आगे बढ़ा दिया जाता है। इस प्रक्रिया का हर कदम उस चाय के स्वाद और खुशबू को प्रभावित करता है जिसे हम पीते हैं। इसीलिए टोक्लाई में इन प्रणालियों को और भी ज्यादा इंटेलिजेंट बनाने के लिए एक पूरी रिसर्च फैसिलिटी कायम की गई। रोजाना चाय के बैच इस आदर्श कारखाने में बिल्कुल वैसे ही बनाए जाते हैं जैसे किसी असली फैक्ट्री में। तो फिर फर्क क्या होता है? असेंबली लाइन में हर चरण दरअसल एक प्रयोग होता है। ऑटोमेशन का एक नया तरीका, एक नई मशीन या पहली वाली प्रक्रिया में कुछ नया सुधार या बदलाव। हम नए उपकरण और नए तौर तरीके अमल में लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि चाय उत्पादक इस प्रक्रिया के दौरान अपनी गुणवत्ता को देख सके, उसकी ऑनलाइन निगरानी कर सके, क्वालिटी के बारे में जान सके, ताकि हम ये पता लगा सके कि हरी पत्ती में मौजूद कौन से पैरामीटर से बेहतरीन चाय मिलती है। इस आदर्श कारखाने को एक बुनियादी सवाल का जवाब देने के लिए बनाया गया है। हाथ से अंजाम दी जाने वाली कितनी प्रक्रियाओं को शिक्षित तरीके से स्वचल बनाया जा सकता है। इस कारखाने की अनूठी बात है वो सेंसर और उपकरण जिन्हें हमने अलग अलग चरणों में लगाया है ताकि इस प्रक्रिया की ऑनलाइन निगरानी की जा सके। इस कारखाने का अंतिम लक्ष्य ये है कि जब आप गुणवत्ता संबंधी मानकों को तय करके उनकी निगरानी कर लें, जब आप सही किस्म की चाय के नियम बना लें, तो उसके बाद आप इस प्रक्रिया को पूरी तरह स्वचल तरीके से चला सकें। बात सिर्फ स्मार्ट सिस्टम कायम करने की ही नहीं है। आदर्श कारखाने नवीनतम मशीनों और उपकरणों के साथ प्रयोग भी करते हैं ताकि ये इस उद्योग के लिए बेहतरीन मशीनें सुझा सके। ऐसी ही एक मशीन है रेडियो फ्रीक्वेंसी या RF ड्रायर। आमतौर पर कारखाने में चाय की पत्तियों को सुखाने का काम हीटिंग मशीनों से लिया जाता है, लेकिन RF ड्रायर ये काम रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए करते हैं। इसके नतीजे में पत्तियां पूरी तरह सूख तो जाती हैं, लेकिन गर्मी के कारण उनका फ्लेवर खराब नहीं होता। आदर्श कारखाना भी बाजार में कदम रखने वाली चाय की नई किस्मों को लाने के सिलसिले में बेहद अमूल्य है। चाय के बहुत से बाजार हैं और इन बाजारों की जरूरतें अलग अलग हैं। चाय उत्पादकों को बाजार की जरूरतों को पूरा करना पड़ता है। हम इस कारखाने में उन बदलावों को लाकर इन लोगों की मदद करते हैं ताकि वो खास तरीके की चाय का उत्पादन कर सकें। उत्पादन से जुड़े और एहतियात से किए गए हर प्रयोग का असर उत्पाद पर पड़ता है। तो इस प्रयोग के क्या नतीजे निकलते हैं? उत्पादित चाय की गुणवत्ता कैसी होती है? इन सवालों के जवाब देते हैं बायोकेमिस्ट। प्रयोग के पूरा होने के बाद हमें तैयार उत्पाद मिलता है और हम उसका रासायनिक विश्लेषण करते हैं, जिसमें उसके बुनियादी महत्वपूर्ण बायोकेमिकल घटकों की पैमाइश की जाती है। ये तमाम परिणाम TRA के सुझावों के तौर पर चाय उद्योग को भेजे जाते हैं ताकि उत्पाद की गुणवत्ता और बेहतर की जा सके। हम यहाँ जो भी तकनीक विकसित करते हैं उसका इस्तेमाल या तो खेत में या कारखाने में या फिर किसी चाय बागान में होता है। चाय के एक प्याले के पीछे बहुत सारी प्रक्रियाएं छिपी होती हैं, लेकिन अति उन्नत खोज और शानदार मशीनों के अलावा चाय की लज्जत का आखिरी सबूत एक बहुत ही सरल परीक्षण के जरिए पता चलता है। ये है टेस्ट टेस्ट या स्वाद परीक्षण। साइंस लैब और बायोकेमिकल विश्लेषण के दौर से पहले जीभ के जरिए ही चाय के स्वाद का अंदाजा लगाया जाता था।
लेकिन आज चाय उद्योग में टी टेस्टर्स या चाय को चखने वाले ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जिनकी बेहद मांग रहती है और इनकी महारतों को वैज्ञानिकों और कलाकारों के बीच कहीं रखा जा सकता है। किसी टेस्टर का काम चाय को सिर्फ अच्छी या बुरी बताना ही नहीं होता। उसका काम विभिन्न प्रक्रियाओं या फील्ड प्रैक्टिस में मौजूद खामियों को ढूंढना भी होता है। ये प्रक्रियाएं बागान से लेकर कारखाने तक कहीं भी हो सकती है। किसी टेस्टर को अपने क्षेत्र में काफी अनुभव होता है। वो कारखाने में जाए बिना ही ये बता सकता है कि गड़बड़ी कहाँ है और उसे किस तरह से दूर किया जा सकता है। किसी अनुभवी टी टेस्टर को एक सिप के जरिए ही बहुत सारी जानकारियां मिल जाती हैं। टेस्टर पत्तियों की शक्ल, उनके घनत्व और उनमें मौजूद नमी की मात्रा का विश्लेषण करने के लिए स्वाद, गंध और नजर से जुड़ी अपनी बेहद सक्रिय ज्ञानेंद्रियों का इस्तेमाल करते हैं। आपको चाय पीते हुए हवा अंदर लेकर जोर की आवाज करनी होती है। इस तरह हवा भी मुंह के अंदर दाखिल हो जाती है। इस तरीके से चाय और हवा का मेल हो जाता है और वो आपकी तमाम टेस्ट बड्स पर फैल जाती है। हर सिप या चुस्की से महत्वपूर्ण सूचना हासिल होती है जो चाय उगाने वाले या उत्पादक को बताती है कि वो अपनी प्रक्रियाओं को बेहतरीन कैसे बनाएं। सिपिंग एक कला है। चाय की किसी प्याली को टेस्ट करना, खास तौर पर सिपिंग, वाकई एक कला है और आपको ये कला सीखनी होती है और इस सिद्धांत के पीछे मौजूद है विज्ञान। चाय से जुड़े तमाम शोध के पीछे मेल होता है कला और विज्ञान का, और इसका दायरा बागान से लेकर कारखाने और आपके घर तक फैला होता है। तो अगली बार जब आप चाय पिएं, तो उन कई यात्राओं को जरूर याद रखें जो इस चाय को आप तक पहुंचाने के दौरान अंजाम देनी पड़ी हैं। इस